बहुत जगह पे इंडिपेंडेंट्स खड़े थे या खड़े किए गए थे। लेकिन दुष्यंत चौटाला की जो जमानत जब्त हुई है, तो कई फिर आप इशारा ये भी करते हैं कि उसने भी आखिर में कह दिया कि भई कहा था, इट्स ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, मैं थोड़ा कुमारी शैलजा जी की भी चर्चा करूँगा। जी। उनकी कार्यशैली चुनाव में आपको कैसी नज़र आई? क्योंकि एक समय था जब टिकटें अनाउंस हुई तो कुछ दिन के लिए वो गायब हो गईं। वो चुनाव प्रचार में नहीं आई, वो अचानक से 3-4 दिन के लिए कहीं थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो और उनकी नाराज़गी की खबरें मीडिया में खूब आई, उन्होंने इसको मतलब एक तरीके से डिबंक करने की भी कोशिश नहीं की। ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जिसकी काया पलट गई हो, एक शहर का भी नाम बता दीजिए। मतलब डू यू स्टैंड विद दैट आर्गुमेंट कि भाई 75% प्राइवेट जोन में आरक्षण मिलना चाहिए हरियाणा के लोगों को या किसी भी प्लेस के जो नेटिव्स हैं उनको? मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके ऑफिस में जब मैं बैठा था, तो उस समय कई सीनियर नेता वहाँ थे, जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ थे, जिनका हरियाणा से भी संबंध था। उन्होंने मेरे से पहला सवाल ये पूछा कि कोई कमिटमेंट हुई है? नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह और इनसे चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में जो प्रदर्शन रहा, इनकी सीट पर जो प्रदर्शन रहा, उन तमाम मुद्दों पर। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने इन्हें जो नेशनल स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारी दी है, तो उस नाते जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत होगी। चुनाव के इर्द गिर्द जो बातें चल रही हैं, एसआईआर को लेकर जो बातें चल रही हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो बृजेंद्र जी, स्वागत आपका हरियाणा तक में। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। सर, शुरू तो यहीं से करूँगा कि मतलब हम बहुत सारी वजह आप गिना चुके हैं, आपके फ़ादर साहब गिना चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी क्यों हारी हरियाणा में। लेकिन इन ब्रीफ फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि उचाना में ख़ासकर क्या गड़बड़ रही, क्या कमियाँ रहीं और ऑल ओवर हरियाणा कैसे देखते हैं? प्रदर्शन क्यों इतना ख़राब रहा? देखिए, वो खराब इसलिए लग रहा है क्योंकि उम्मीद कुछ और थी। जी। अदरवाइज तो कहने को 37 सीट आई हैं। सबसे बड़ा विपक्ष। कहते हैं कि सबसे पहली बार इतना सशक्त विपक्ष आया है हरियाणा की असेंबली में। लेकिन जो एक उम्मीद थी, जिस प्रकार के आंकड़े सोचे गए थे, एग्जिट पोल्स की भी यदि हम बात करें, मुझे नहीं ध्यान किसी एग्जिट पोल ने 55 से नीचे दिखाई हो कांग्रेस की। लेकिन जो नतीजा अल्टीमेटली आया, वो भारतीय जनता पार्टी बल्कि हरियाणा में तीसरी बार जो बनी है, सबसे बड़े बहुमत के साथ इस बार बनी। अपने अपने आप में एक वो लोगों के लिए भी और विश्लेषकों के लिए भी, जर्नलिस्ट के लिए भी और नेताओं के लिए इट केम एज अ शॉक कि ये संभव कैसे हो गया, लेकिन हुआ है। और विश्लेषण तो बहुत हो चुका है इसका, पार्टी ने भी किया है, आप सब लोगों ने भी किया होगा, और अनेकों कारण हो सकते हैं। गड़बड़ी से लेके पार्टी का संगठन ना होना, एक एक समाज को पूरा इकट्ठा जो किया गया था इलेक्शन के आते आते, जिस प्रकार से कुछ उसमें जो बिखराव देखने को मिला, और उसके अलावा पार्टी के अंदर जो उसके खुद के जो डायनामिक्स थे इलेक्शन के टाइम में, बहुत जगह पे इंडिपेंडेंट्स खड़े थे या खड़े किए गए थे, उनको ठीक तरह से ना संभालना, उनको तो उस तरह के बहुत से अनेकों कारण हैं। लेकिन यदि मैं अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी की यदि मैं बात करूं, उचाना की, वो ज़्यादा शायद चर्चा में इसलिए है क्योंकि सबसे छोटा मार्जिन जो है प्रदेश का वो वहाँ पे 32 वोट का अंतर है सारा का सारा। तो उसको यदि आप देखें तो इन प्योरली पॉलिटिकल टर्म्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के नाते, बीजेपी का जितना वोट है वो उतना ही है जितना हमने सोचा था। अच्छा। 45 से 50 हज़ार का हमने सोचा था, उनकी बिल्कुल उतनी वोट वहाँ पे आई हैं। जो कांग्रेस को वोट मिलना चाहिए था वो 3 या 4 जगह बिखर गया, और उस नाते जो एक बहुत बड़ी जीत हो सकती थी वो एक हार का कारण बनी। हालांकि वो भी हम पिटिशन फाइल की हुई है, देखें उसमें क्या निकलता है, लेकिन फिलहाल एक हार का कारण बना, और उसमें वही था कि कांग्रेस का जो वोट था वो छंट गया था। उसके अलावा अनेकों कारण थे नहीं, उसमें। ये जो पिटीशन की आप बात कर रहे हैं हाई कोर्ट वाली, मैं इसी पे आऊंगा। इस पे क्या आर्गुमेंट है आपका कोर्ट में? देखिए, उसमें बड़ा सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है और सिंगल पॉइंट आर्ग्यूमेंट है। हमने उसमें कोई 10 चीजें नहीं डाली हैं पिटिशन में, और जो पिटिशन है और जो हमारी प्ली है वो बड़े टेक्निकल नेचर की है। टेक्निकल से मेरा मतलब है उसके अंदर कोई लंबा चौड़ा, मुझे लगता है, लीगल पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है। इलेक्शन कमीशन के रूल्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और उसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है मस्ट, शैल एंड मैंडेटरीली, मतलब ये होना ही चाहिए था। वो क्या है कि जहां पर भी जो वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हुई हैं,
किसी भी कारण से इनवैलिड वोट जो डिक्लेयर हुई हैं, यदि उनकी संख्या जो इलेक्शन का रिजल्ट है, हार जीत का जो अंतर है, उससे ज्यादा है, तो उन इनवैलिड वोट्स की रीवेरिफिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर को खुद करनी होती है, और वो भी वीडियोग्राफी उसकी होनी चाहिए। अच्छा। तो वो एक कार्रवाई है जो मैंडेटोरिली करनी थी रिटर्निंग ऑफिसर को, वो नहीं हुई। तो हम उसी पे पिटिशन हमने दर्ज की है, बल्कि अमेंडेड पिटिशन फाइल की थी, तो उसमें हमने सिर्फ सिंगल पॉइंट पे रखा था, क्योंकि मंशा यही है कि नतीजा जो भी हो कल को, लेकिन एटलीस्ट जो पिटिशन है वो अपने मुकाम तक पहुंच जाए। लेकिन इसमें लोग बड़ा स्पेकुलेट करते हैं जब भी उस केस की हियरिंग होती है या कुछ की, इस सीट पे क्या नतीजा बदल सकता है? आपको उम्मीद है क्या ऐसे कुछ? नहीं, उम्मीद ना हो तो आदमी क्यों हाई कोर्ट में जाएगा। तो उम्मीद है, इसीलिए गए हैं, क्योंकि 215 वोट में से, अब मैं बिल्कुल पुख्ता तो नहीं बता सकता, लेकिन जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स थे मौके पर, जो इन टेबल्स पे थे जहाँ पे इन वोट्स की काउंटिंग हो रही थी, सर्विस वोट्स की, पोस्टल बैलेट्स की, वहाँ बताया गया कि करीब 150 से 160 वोट ऐसी थी जो सिर्फ इसलिए इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई हैं कि वो स्कैन नहीं हो पा रही थी। स्कैन मतलब जो बाहर वाला लिफाफा है उसके अंदर फिर दो अलग होते हैं, एक वेरिफिकेशन की चिट्ठी होती है कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से, जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है वहाँ पे, कि ये फलाने फलाने की वोट है, और एक फिर छोटा लिफाफा होता है जिसके अंदर वोट होती है। तो जो बड़ा लिफाफा जिसके अंदर ये दो कागजात हैं, वो बड़ा लिफाफा वो है जिसपे एड्रेस वगैरह लिखा है, और उस पर एक वो QR कोड बना होता है। तो कहते हैं कि 150 से 160 वोट ऐसी हैं जो वो स्कैनिंग ना होने की वजह से इनवैलिड में डाल दी गई, जबकि उसका भी प्रोसीजर है कि सिर्फ स्कैनिंग ना होने की वजह से कोई वोट इनवैलिड डिक्लेयर नहीं होगी, वो वोट खुलनी चाहिए थी। और यदि रिटर्निंग ऑफिसर ने रीवेरिफिकेशन कर ली होती तो वो खोल लेते उनको, तो वो नहीं हुआ। वो एक टेक्निकल पॉइंट है, एक ऐसी चीज जो होनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। हम उसी पे पिटिशन में गए। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हुआ, मतलब जो एक मैंडेटरी प्रोसीजर है, मतलब क्योंकि मार्जिन जो था वो ऐसा था। ऐसा, ठीक है। लेकिन फिर आप अपने इंटरव्यूज में ये भी कहते हैं कि जैसे आपने अभी दोहराया कि कुछ इंडिपेंडेंट खड़े थे या खड़े किए गए थे, तो आपकी सीट पर भी इंडिपेंडेंट अच्छा खासा वोट लिया है, और आप कह रहे हो कि आपके खिलाफ तो 3 लोग इकट्ठे हो गए थे, तो क्या 3 लोग कौन? एक वरिष्ठ पत्रकार ने बल्कि अपने हरियाणा के रिजल्ट के तुरंत बाद एक ट्वीट किया था कि अगर आपको हरियाणा का रिजल्ट सही मायने में समझना है तो वो चाना हल्का कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए आप, एंड ही यूज द वर्ड सलामी स्लाइसिंग, कि कैसे हुई है। तो उसमें 2 कैंडिडेट्स जो इंडिपेंडेंट खड़े थे वो तो बाकायदा कांग्रेस की टिकट के मजबूत दावेदार रहे थे। तो वो दोनों खड़े रहे, दोनों की जो निष्ठा थी पार्टी के अंदर वो किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति थी, और वो दोनों अंत तक बने रहे। तो इन चीज़ों से लगता है कि पर्दे के पीछे भी खेल था, लोगों के बीच में तो जो था तो सो था। लेकिन दुष्यंत चौटाला की जो जमानत जब्त हुई है, तो कई फिर आप इशारा ये भी करते हैं कि उसने भी आखिर में कह दिया कि भाई, कहा था, इट्स ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, एक कैंडिडेट था जिसका इलेक्शन सिंबल रोड रोलर था, उसको देसी भाषा में गिरडा बोलते हैं। हाँ, गिरडा बोलते हैं। तो अंत में यहाँ भी कहा गया था एक पब्लिक मीटिंग में कि अगर तुम्हें और कुछ ना सूझे तो गिरडे को ही दे देना। तो सोच समझ के ही कहा होगा। खैर मैं उनकी बात को ज़्यादा वजन इसलिए नहीं देता क्योंकि उनका और उनकी पार्टी का, चाहे लोकसभा चुनाव था या असेंबली का चुनाव था, उनका वजूद उन्होंने खुद खत्म करवा लिया था। लोगों के अंदर लोगों में जो एक लोक निंदा का पात्र वो बने और उनकी पार्टी बनी, तो वो किसी गिनती में नहीं थे। तो मेरे वाले चुनाव में जहां उनकी 93,000 वोट आई थी, वहां पे वो 7800 पे आ गए हैं, चौथे या 5वें नंबर पे हैं। तो वो फैक्टर नहीं थे। लेकिन हाँ, क्योंकि सभी का ये था कि हमको किसी तरह से रोक लें, तो उसमें उनकी भी शायद छोटी सी भूमिका, यदि आप मानना चाहें तो मान लें। अच्छा, जब आप ये जो व्यक्ति विशेष की बात करते हो, तो व्यक्ति विशेष से तो आप पार्टी ज्वाइन करने के तुरंत बाद मिलने जाते हो दिल्ली में, उनका आशीर्वाद लेते हो, आपके बड़े हैं, आप इज्जत से ही उनके बारे में बात भी करते हो हमेशा। नहीं, तो मैं तो सबसे मिला था।
लेकिन आप पहले उनसे मिलने गए, फिर आप शैलजा जी से मिले, मतलब जस्ट ज्वाइनिंग आपने की और नहीं, मैंने देखा सबसे पहले मैं उनसे मिला जो पार्टी में सबसे वरिष्ठ हैं, जो कि भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। वहीं पर मुझे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी, उनके साथ भी सब उनके मुलाकात घर हुई। उसके बाद मैं शैलजा जी से भी मिला, रणदीप जी से भी मिला, उनसे तो मेरी बातचीत भी होती रहती थी। किरण चौधरी जी उस समय कांग्रेस में थी, मैं उनसे भी मिला, सबसे मिला था, सबका धन्यवाद किया था मैंने। लेकिन आशीर्वाद नहीं मिला वहां से, या नहीं, मनमुटाव? आशीर्वाद सबका है। अच्छा। सब ठीक। मुझसे बड़े हैं, तो किसी बड़े के बारे में मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता। सबका आशीर्वाद है और करीब करीब सबके साथ पारिवारिक संबंध है। पारिवारिक संबंध भी ऐसा नहीं कि एक पीढ़ी के हों, दो दो तीन तीन पीढ़ियों के पारिवारिक संबंध। अच्छा, एक इस चुनाव के हार का जो समीक्षा है उसको लेकर ना आपकी पार्टी ने कमेटी बनाई थी, मतलब मैं सीरियसनेस समझना चाह रहा हूँ कि क्या उस पार्टी ने फिर आप लोगों से कोई उस कमेटी ने बात की जिसके अध्यक्ष करण दलाल थे कि भाई फैक्ट फाइंडिंग एक कमेटी बना रहे हैं हम, वो कुछ काम करेगी, पता लगाएगी क्यों हार हुई है? देखिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी कमेटी जो बनी थी वो तो एआईसीसी की बनी थी, हाँ। जिसमें भूपेश बघेल जी भी थे और दो तीन और लोग थे। और एक एक बड़ा मैं कहूँ खुले तौर पे चर्चा हुई थी। 1 to 1 भी की गई थी, ग्रुप में भी की गई थी। और सारे तथ्य जिसके पास जो भी कहने को था, जिसका जो भी मानना था कि हार के कारण क्या रहे, तो वो बिल्कुल उस कमेटी के सामने सारे के सारे पेश किए गए थे। कार्रवाई, अब पार्टी ऑफ कोर्स ये चीज़ें ओपन में नहीं होती, तो कार्रवाई उस पर क्या है वो एक अलग बात है। चलो, एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ आपसे कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नायब सैनी को प्रोजेक्ट किया, एक ओबीसी चेहरे के तौर पे कहा कि भाई, लोगों ने कहा कि ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है, तो ये किस तरह की राजनीति है? मतलब कास्ट का क्या रोल इस बार के इलेक्शन में आपने देखा? नहीं, कास्ट का रोल तो हमेशा होता है। नहीं, हाँ, वही मैं जानना उसको चाह हम रहा ये माने कि इस बार, लेकिन बीजेपी की जो राजनीति है वो थोड़ी, क्या बोलूं, थोड़ी पॉइजनस है, इन द सेंस कि जातिगत आधार या जाति की अहमियत राजनीति में हमेशा से रही है, क्योंकि वो हमारे समाज की एक सच्चाई है और वो स्वाभाविक सी चीज़ है कि वो राजनीति में भी उसकी झलक आपको मिलेगी। लेकिन बीजेपी ने जो जातियों के बीच में या लोगों के समूहों के बीच में जो एक जहर भरने का काम किया है, वो एक नई चीज़ है जो हरियाणा में आई है। इलेक्शंस हमेशा हरियाणा में बड़ी मजबूती से लड़े गए हैं, जाति की भूमिका भी रही है, लीडर्स की भूमिका भी रही है, मुद्दे रहे हैं, लेकिन जो एक आपसी भाईचारा है वो कभी नहीं बिगड़ा था। वो आपसी भाईचारे में जो दरार है, ग्रामीण क्षेत्रों की यदि मैं बात करूं खास तौर पे, वो शायद पिछले 10-12 साल की देन है। उससे पहले इस तरह की कटुता नहीं थी समाज में राजनीति को लेके, जो 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 बीजेपी ने हरियाणा की राजनीति में घुसा दी। हरियाणा के पूरे देश में ही घुसाई है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो या जाति के नाम पे हो। अगर आपको ध्यान हो, हरियाणा में बहुत ही खतरनाक प्रयास किया गया था मेवात के इलाके में सांप्रदायिक दंगों के माध्यम से एक ध्रुवीकरण करने का। वो तो भला हो, हमारे जो समाज के बड़े लोग हैं उनकी भूमिका उसमें बहुत अच्छी रही और उस चीज़ को वहीं मौके पे ही रोक दिया गया। नहीं तो हरियाणा में भी उस प्रकार की एक कवायद तो की गई थी, लेकिन वहाँ कामयाब नहीं हुए, लेकिन जातिगत स्तर पे ज़रूर उनको कुछ कामयाबी मिली। अच्छा, जिसको आप पॉइजनस स्ट्रेटजी कह रहे हो, अभी जैसे नायब सैनी ने एक सम्मेलन किया, मुख्यमंत्री आवास में ओबीसी समाज को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि पहले इस समाज को तवज्जो नहीं मिलती थी, इनके बच्चों को नॉट फाउंड सुटेबल कह के छोड़ दिया जाता था, इनकी सीटें खाली रहती थी, और अब इन्होंने हमारी हवा बनाई है, हमें पता है सरकार किसने बनाई है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम तो ओबीसी को ताकत दे रहे हैं और आप मुझे डमी मुख्यमंत्री कहते हो, तो इसका मतलब आप समाज का अपमान कर रहे हो। नहीं नहीं, उन चीज़ों, देखिए, बीजेपी का ये एक स्टैंडर्ड प्लेबुक है। किसी भी चीज़ की बात हो, वो हमेशा अपने आप को विक्टिम दर्शाने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए, 12 साल जो व्यक्ति एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, 11 साल से एक छत्र राज जिसका देश के ऊपर हो प्रधानमंत्री के तौर पे, वो अभी भी विक्टिमहुड का कार्ड प्ले करते हैं। अभी भी कहते हैं मेरे को रोज चुन चुन के गालियां दी जाती हैं, मुझे अपमानित किया जाता है। तो नायब सैनी जी अपनी प्रेरणा वहीं से ले रहे हैं और वो भी उसी लाइन पे चले हुए हैं। जबकि हरियाणा में इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हमारा भाईचारा बहुत मजबूत रहा था, बीजेपी उसको बिगाड़ने में लगी हुई है। और ये टिपिकल एक प्लेबुक है कि ये दिखाने का प्रयास
कि देखो आपके बीच में से एक व्यक्ति उच्च पद पर पहुंच गया, मुख्यमंत्री बन गया और मुझे अब ये तिरस्कृत कर रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड प्लेबुक है, ये अभी तक कुछ हद तक चली है, लेकिन मुझे लगता है अब इसका धीरे धीरे अंत आना शुरू हो गया इस बात का। लेकिन उनके पास दिखाने को ब्रजेंद्र जी चेहरे हैं कि हमने रिप्रेजेंटेशन फलां कम्युनिटी का, ये आदमी सांसद है, इस आदमी को हमने ये बनाया हुआ है, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। वैसा कुछ कांग्रेस में उस तरह की रिप्रेजेंटेशन ना अलग अलग बिरादरियों की कम से कम फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप में नहीं दिखती है। ये चीजें आप खास तौर पर तब पाएंगे जब आपकी पार्टी सत्ता में हो। अच्छा, आप सत्ता में हो तो आपके पास बहुत एवेन्यू हो जाते हैं लोगों को को एडजस्ट करने के लिए। तो कांग्रेस एक बड़ी समावेशी पार्टी रही है हमेशा। आप लेकिन अब मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। ओबीसी का भी ओबीसी हैं और ओबीसी हैं। एक ओबीसी की वो कैटेगरी है जो अब तक शायद जो सही मायने में ओबीसी हैं, उनका हक उनके पास जा रहा था। उनके नाम की राजनीति थी, लेकिन वो सही मायने में ओबीसी के उस कैटेगरी से नहीं आते जो पिछड़ा ओबीसी जिसको यदि आप कहें। और बीजेपी उन डिविजन्स पे प्ले करती है। कांग्रेस में यदि आप देखेंगे, कांग्रेस में आप पिछले यदि 20 साल भी उठा के देखें तो कांग्रेस का जो अध्यक्ष का जो पद है वो आम तौर पे हमेशा ऐसी समाज के पास रहा है। तो मैं हालांकि उसको इस तरह से पेश नहीं करना चाहता कि भागीदारी दी जा रही है। ये सिर्फ भागीदारी की बात नहीं होती। आपके साथ जो लोग हैं और जिनका जिस प्रकार से पार्टी के प्रति लगाव है, तो उतना प्रतिनिधित्व, और जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनके सबसे बड़े बड़े नेता तो कल तक कांग्रेस में ही थे और वो कांग्रेस में भी इतने ही बड़े चेहरे थे। बल्कि बीजेपी ने उनका प्रयोग करके और उनको हटाने का एक प्रयास वो कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो पा रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश तो वही है। तो कांग्रेस ने हमेशा जगह दी है समय समय पर हर समाज का। यदि आप देखेंगे, मैं जातियों में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे यहाँ पहले मुख्यमंत्री प्रदेश के कौन थे वो भी आपको पता है, दूसरे किस समाज से थे वो भी आपको पता है, उसके बाद जो अनेकों मुख्यमंत्री बने हैं वो भी अलग अलग समाज के हिस्सों से बने हैं। तो वो समय की बात है, किसी समय एक के परसेप्शन बन जाती है कि फलाना एक्स या वाई समाज का प्रभुत्व ज्यादा हो गया है, तो ठीक है, उसके प्रति एक रिएक्शन भी होता है और फिर वो नॉर्मलाइजेशन हो जाती है उसकी सिचुएशन की। मैं जाति वाले सवाल पे फिर से लेके आऊंगा। जैसे आपके पास ना फिर ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी या तो इस चीज को एड्रेस नहीं करना चाह रही है, कोई काट नहीं है उनके पास। जब रामचंद्र जांगड़ा इस ओबीसी के सम्मेलन में खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई, वो उदाहरण देते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री थे चरण सिंह जी, वो हेलीकॉप्टर लेके रोहतक में आए तो उनका एक हेलीकॉप्टर ऊपर घूम रहा था, एक नीचे उतर गया, तो एक ताऊ जो है वो खिंडका लहरा रहा था। मैंने उससे पूछा भाई तुझे जानते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इस बात में खुशी है कि जाट हवा में घूम रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात में खुशी है कि हमारा ओबीसी का मुख्यमंत्री है। तो मतलब उन्होंने वो तो इस तरह से प्ले कर रहे हैं इन चीजों को। नहीं, ये चीज कुछ समय तक काम करती है, क्योंकि कोई भी जाति यदि उसका व्यक्ति या समाज का कोई भी व्यक्ति शीर्ष पद पे पहुंचता है तो एक गर्व की अनुभूति तो होती है, स्वाभाविक सी चीज है, और उसका एक असर रहता है। लेकिन धीरे धीरे वो चीज अल्टीमेटली परफॉर्मेंस पे आती है, आप परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जिस समय की आप बात कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि जिन जातियों का मैं जिक्र कर रहा था कि ओबीसी एक तरह के हैं और ओबीसी दूसरी तरह के हैं, तो जो ओबीसी में जो प्रभुत्व था उनमें और जाटों में तो कोई फर्क ही नहीं है, वो उसी तरह के हैं। तो उस समय तक जाटों का भी ये था कि राजनीति में कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं रहती थी, बननी शुरू हुई बाद में। तो एक वो गर्व की अनुभूति हुई होगी, जैसे अब आप सैनी साहब का जिक्र कर रहे हैं या जांगड़ा जी का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि जांगड़ा जी तो घाट घाट का पानी पी के अब मतलब उनको मौका मिला है तो वो ज़्यादा मुखर हुए हैं, और उस मुखरता में वो क्या बोल जाते हैं कई बार उनको भी शायद ध्यान नहीं रहता। लेकिन ठीक है, ये तो किसी भी समाज के लिए यदि कोई भी व्यक्ति की उपलब्धि बड़ी होती है तो गर्व की भावना तो होती है। अच्छा, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर मतलब आप भी इस बात में भरोसा करते हैं क्या कि नायब सैनी को कोई और कंट्रोल करता है, जैसे बाकी विपक्ष के नेता कहते हैं? बीजेपी में मुख्यमंत्रियों के पास ऑटोनॉमी नाम की कोई चीज नहीं है, और यही कारण है कि चुन चुन के ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं जो उनकी पार्टी के अंदर भी वरिष्ठता के नाते या और जो पैमाने होते हैं राजनीति में वो कहीं स्टैंड नहीं करते। चाहे आप
राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, ये आपका छत्तीसगढ़ देख लीजिए, हरियाणा को भी मैं उसी श्रेणी में डालता हूँ। पिछली सरकार में जो हिमाचल प्रदेश में था वो भी इसी तरह से था, जो मेन लीडरशिप थी उसको साइडलाइन करके नए व्यक्ति उठाए गए थे। आप उत्तराखंड को देख लीजिए, वहाँ तो एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री रिपीट किया जो अपना चुनाव हार गए थे, फिर भी मुख्यमंत्री रिपीट किया। तो प्रयास यही है कि मुख्यमंत्री जो हों वो सारे के सारे उनकी डिक्टेशन केंद्र से हो और उसके ऊपर वो बिल्कुल टाइम टेबल के नाते और एक जो क्वेश्चनेयर दिया जाता है या टू डू टास्क जो होते हैं उसके नाते बस वो अपना प्रदेश में काम करें। अच्छा, लेकिन जो ये व्यक्तित्ववाद वाली कहानी है कांग्रेस पार्टी के साथ, जैसे अभी मैंने शमशेर गोगी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आप जितने अच्छे कांग्रेसी हो जाओ कोई मतलब नहीं, लेकिन कांग्रेस में आप किसके आदमी हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो हरियाणा में वो कारण इसलिए हो गया था ना कि संगठन नहीं था। अच्छा, तो आप जुड़ किसके साथ रहे हैं? यदि कोई युवा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और वो राजनीति में आना चाहता है, हरियाणा में अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो है नहीं, इस नाते कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में कोई इलेक्शन नहीं है, तो उस नाते संगठन हैं, लेकिन वो करें क्या जब कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। तो एक युवा को क्या रास्ता है कि वो किसी पार्टी के साथ जुड़ के अपनी पहचान बना पाए, और संगठन है नहीं, तो उसे तो सीधा किसी ना किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा जो ऑलरेडी स्थापित हैं। तो वो एक चीज है जिसको अब संगठन के सृजन के माध्यम से उसको तोड़ने का एक प्रयास है, और मुझे लगता है इसमें कामयाबी मिल जब आप जाएगी। तोड़ने वाली बात कह रहे हो तो मुझे इसकी कामयाबी पर डाउट इसलिए है कि जैसे आदमी तो गॉडफादर बना के आगे बढ़ता है ना, भले ही संगठन बन जाएगा, लेकिन उसमें भी फिर ये होगा कि भाई ये 5 जिला अध्यक्ष उसके हैं, 4 उसके हैं, 5 उसके हैं। नहीं, देखिए, आप लीडरशिप को तो अपनी डिनाई तो नहीं कर सकते। हाँ। वो लीडर्स भी ऐसे तो हैं नहीं कि हवा में से पैदा हुए हैं। उन सब ने 30-30, 40-40, 50-50 साल अपने दिए हैं सार्वजनिक जीवन में या राजनीतिक जीवन में, तो उनकी अपनी एक जगह है, अपनी एक अहमियत है, अपना एक स्थान है। बात है इसको बैलेंस करने की, कि उसके साथ साथ लोगों को एक आगे बढ़ने का एक रास्ता होना चाहिए, एक चैनल होना चाहिए। वो चैनल तभी क्रिएट हो सकता है जब आपका संगठन बना है। अन्यथा क्या है, अब यदि संगठन है, आप सोचिए उसमें कितने लोग एडजस्ट हो सकते हैं, जिला स्तर पे या कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे। आज के दिन वो ओपनिंग है ही नहीं। वो ओपनिंग सिर्फ ये है कि आप किसी के साथ जुड़ जाएं, हो सकता है उनकी कृपा दृष्टि आप पे पड़ जाए तो आपको कोई पद मिल जाए। तो वो एक चीज थी जिसका नुकसान भुगता है कांग्रेस ने, और इसीलिए हरियाणा को सबसे पहली स्टेट्स में से लिया गया है कि यहाँ पे कुछ कीजिए। और अभी तक जो कार्रवाई जिला अध्यक्ष चुनने की जो हुई है, जिस प्रकार से फीडबैक लिया गया है, मेरा ये मानना है कि इससे अच्छा कुछ निकलेगा। अच्छा, चलिए। एक दो आपकी पार्टी के नेता हैं, वो ये भी शिकायत करते हैं कि कांग्रेस का लोकदलीकरण हो गया है। बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो लोकदल से आए, उस पृष्ठभूमि से आए, उस तरह की भाषा बोलते हैं या उस तरह की उनकी कार्यशैली है, इससे भी हमें नुकसान होता है। नहीं, वो बात ठीक है कि मैं यदि ये कहूं कि बीजेपी ने अब इसी चीज को चैलेंज कर दिया, अदरवाइज हरियाणा के साथ समस्या क्या हो गई थी, हरियाणा विचारधारा विहीन प्रदेश बन गया था। सो विचारधारा के नाम पे या सिर्फ एम्बिशन था कि किसी तरह से मुझे पद मिल जाए, चाहे मैं एमएलए बन जाऊं या जिला परिषद में चला जाऊं, सरपंच बन जाऊं, कुछ भी उस नाते एक सोच हो गई थी। तो बीजेपी का जो ये चैलेंज आया है, उससे वो एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म जो है वो पार्टीज में चलना शुरू होगा। लोकदल, देखिए, मानना पड़ेगा, लोकदल हरियाणा में सबसे सशक्त पार्टी थी कांग्रेस के अलावा। दो धुरियां थी हरियाणा की राजनीति की, एक कांग्रेस और दूसरा लोकदल या उसका जो भी रूप था, क्योंकि लोकदल के नाम बहुत रहे हैं समय समय पर। मुझे एक समय पर तो याद है कि शायद दमकीपा भी नाम था, दलित मजदूर किसान पार्टी। तो वो बहुत उसके अवतार रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पे चौय देवीलाल के इर्द गिर्द वो राजनीति थी सारी की सारी। और बिल्कुल उनके पास अच्छे प्रभावी नेता थे। तो जब वो अपनी पार्टी से जब उनका मोह भंग हुआ तो वो कांग्रेस में भी आए हैं, बीजेपी में बहुत मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कांग्रेस में आए हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी नई आई है उसमें अब आने शुरू हुए हैं। कांग्रेस में बहुत पहले चले गए थे। खास तौर पे
लेट 80s और अर्ली 90s में एक काफ़ी बड़ी संख्या में आए थे, और उसके बाद तो उस नाते कह सकते हैं। और दूसरा जो आप बात कह रहे हैं लोकदलीकरण में, वो कारण भी समझ रहा हूँ। वो कारण शायद इसलिए है कि कांग्रेस की जो असली रीढ़ की हड्डी होती थी हरियाणा की राजनीति में, उसमें उसमें कुछ बिखराव हुआ है वोट का, और तो उस नाते लोगों को लगता है कि ये बिखराव होने का कारण भी ये है कि कांग्रेस का लोकदलीकरण हो गया। तो उसको अब करेक्ट करने की एक कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस कभी भी हरियाणा में किसी एक या दो कम्युनिटीज की पार्टी नहीं रही। लोकदल थी, उसकी धुरी एक थी, उसके इर्द गिर्द वो सबको जोड़ते थे, लेकिन कांग्रेस कभी उस तरह से नहीं थी। कांग्रेस में लीडर्स थे, बड़े लीडर्स थे, और एक समय पे कई कई लीडर्स थे, उनके अपने प्रभाव के क्षेत्र थे, अलग अलग समाज के वर्गों से वो आते थे। तो उस नाते पिछले 15-20 साल में ये हुआ जो आप कह रहे हैं, और उसी का खामियाजा शायद पार्टी ने भुगता भी है, और उसी को अब करेक्ट करने की कोशिश है। आप लोग जब चुनाव की समीक्षा करते हैं, आपसे सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग कहते हैं कि व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द सारा मामला हो गया था, लेकिन मैं थोड़ा कुमारी शैलजा जी की भी चर्चा करूंगा। जी। उनकी कार्यशैली चुनाव में आपको कैसी नजर आई? क्योंकि एक समय था जब टिकटें अनाउंस हुई तो कुछ दिन के लिए वो गायब हो गई, वो चुनाव प्रचार में नहीं आई, वो अचानक से 3-4 दिन के लिए कहीं थी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो, और उनकी नाराजगी की खबरें मीडिया में खूब आई, उन्होंने इसको मतलब एक तरीके से डिबंक करने की भी कोशिश नहीं की। नहीं, डिबंक तो वो मुझे ध्यान नहीं, शायद इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था या कौन से चैनल का था, उस पर जाके उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी थी कि मेरा तो जब जीवन भी पूरा हो जाएगा तो मैं मैं तिरंगे कांग्रेस में, के झंडे कांग्रेस के में झंडे, हाँ। लिपट के जाऊंगी। तो वो बातें ठीक। देखिए, इलेक्शन टाइम जो है वो बड़ा क्रिटिकल टाइम हो जाता है, और वहाँ लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। उसके ऊपर जब सीधा सीधा कुठाराघात हो, तो किसी का नाराज होना या नाराजगी का प्रदर्शन करना एक बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ हो जाती है। लेकिन अंत में आप सभी पार्टी के साथ जुड़ के और फिर उसको जिताने का काम भी करते हैं। तो आपकी बात यहाँ तक ठीक है कि शुरुआती तौर पे, क्योंकि एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग था जो बिल्कुल कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़ा था, पूरी तरह से, लोकसभा के चुनाव में भी और असेंबली के चुनाव में भी। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे उनके उनके मन में एक संदेह सा पैदा हो गया था। तो वो अच्छा नहीं था, और वो पार्टी ने उसका खामियाजा भुगता भी, उस चीज़ का जो एक सामाजिक गठबंधन बना था, जिसने एक राजनीतिक शक्ल ली थी, उसमें कुछ ना कुछ वीकनेस तो आई थी उस समय में। एक वीडियो उस समय वायरल हुआ, आपको याद है, नारनौल की रैली का, जिसका बड़ा इशू बना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या हरियाणा कोई दलित मुख्यमंत्री के लिए, क्या हमारा समाज, आप मानते हैं कि मेंटल तौर पे उतना तैयार है? क्योंकि उस वीडियो में जो बातें कही गई, तो वो सोच तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करती है ना सोसाइटी में। नहीं, देखिए, मैंने उस बयान की बहुत निंदा की है, और अभी तक करता हूँ, कि सोशल मीडिया के ज़माने में इस तरह का बयान कई बार वो प्रेरित भी हो सकता है, हाँ, प्रायोजित भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक मार्केट होती है, उसका फैलाव होता है, और उसका हुआ, और एक ऐसे समय पे हुआ जो मैंने कहा कि क्रूशियल उस समय पीरियड। हालात थोड़े से नाजुक हो गए थे, और उस नाजुक हालात को बनाने में भी ओवर कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी भूमिका थी। अच्छा। ये माना जा रहा था कि जीते हुए हैं, 2-4 इधर उधर हो भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस तरह का जब आपका रवैया हो जाए, क्योंकि मुझे इससे हमेशा एक चुनाव याद आता है, शायद 2012 का था, पंजाब का। वो इकलौता चुनाव था पहली बार जब अकाली दल की सरकार रिपीट हुई थी, अन्यथा अकाली दल कभी 2 टर्म इकट्ठी नहीं आई थी। वहां भी हालात यही थे कि कांग्रेस की जीत यूं सबको दिख रही थी कि बहुत बड़ी जीत आने वाली है, और यही इंडिपेंडेंट्स और ये वो दुनिया जान के खड़े हो गए थे जिनको टिकट नहीं मिला था। और उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा था, कोई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, बिठाने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन ऐसी जीत रहे हैं, इलेक्शन रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद देख लेंगे सबको। तो कुछ इसी तरह का नज़ारा हमें यहाँ भी देखने को मिला। और ये जो बयान आपने कहा, ये इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, देखिए, इंडिविजुअल बयान, और वो भी जब किसी नेता की वजह से नहीं बल्कि समाज के किसी एक व्यक्ति से रैंडम कोई बयान आ जाए, और उसको यदि आप समाज की सोच माने, तो वो भी न्याय वाली बात नहीं होगी।
अच्छा, ठीक है, लोगों की अपनी सोच होती है, मैं उसको, और जब मैंने कहा कि जाति तो एक सत्य है हमारे समाज हाँ, का, ठीक है। हमारे समाज का भी और राजनीति का, और उसके अंदर लोगों की कईयों की सोच तो बिल्कुल ही बड़ी विषैली सी भी होती है, मतलब उसके अंदर बहुत नफरती सोच भी रखते हैं कई लोग। तो वो उस चीज़ का असर तो था। चलिए। आपने जब आप कारण गिनाते हो कि हम राजनीतिक मजबूरी के चलते बीजेपी में गए, आपने कहा कि दरवाजे बंद हो गए। हम्म। तो दरवाजे बंद होना, क्या ये माना जाए कि आपको कहीं पद नहीं मिल रहा है या टिकट नहीं मिल रहा है, जो आपको प्रॉमिस किया गया वो नहीं मिल रहा है, इसको आप दरवाजे बंद होना कहते हैं? तो फिर कल को ये कांग्रेस में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। नहीं, ये बात कांग्रेस के संदर्भ में कही थी, बीजेपी के संदर्भ में नहीं। नहीं, कांग्रेस के संदर्भ में ही हाँ, कह रहा हूं मैं कि हाँ। आज आप फिर कांग्रेस में हैं तो कल को फिर से ऐसी परिस्थिति बन सकती है कांग्रेस में। नहीं, मैं तो नया हूं, मैं अच्छा। राजनीति में भी नया हूं। हम्म, मेरे पिताजी ने पूरा जीवन कांग्रेस में खपाया था। हम्म, 42 साल तक वो कांग्रेस में थे। और और देखिए, आप राजनीति में हैं, यदि आपके अंदर एम्बिशन नहीं है हम्म, तो आपको छोड़ देना चाहिए। फिर आप एनजीओ चला सकते हैं, फिर आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है। हम्म, और और कोई ऐसा व्यक्ति जो 26 साल की उम्र से उस संघर्ष में लगा हो, और एक स्टेज पे आके उसे ये लगे कि मेरे लिए अब रास्ता ही बंद हो गया। भाई, ऑल सेड एंड डन, ग्लास सीलिंग नहीं होनी चाहिए ना राजनीति में। हम्म, और आपको पता लगे तो ग्लास सीलिंग क्रिएट कर दी गई है। और ये सिर्फ मेरे पिताजी के साथ नहीं हुआ, उस समय कई लोगों ने पार्टी छोड़ी है, और वो सारे बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स थे पार्टी के। तो उसके कारण क्या रहे, क्यों ऐसे हालात बने? क्योंकि ये हालात उससे पहले भी बहुत मजबूत मुख्यमंत्री रहे हैं जिनकी पार्टी पे बड़ी पकड़ रही है, लेकिन ये हालात कभी नहीं बने थे कि पार्टी छोड़ने की किसी ने सोची हो। ये सिर्फ उसी 2012-14 के आसपास का है ये सारा सिलसिला। तो वो उस नाते था। और मैंने जब ये अपना फैसला लिया कांग्रेस में आने का, उसमें सही बताता हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि मैं पिताजी से पूरी सलाह करके और विचार विमर्श करके आया हूँ। अच्छा। मैंने अपना स्वायत्त मन बना लिया था। अच्छा। अ, वो थोड़ी देर हुई, उसका भी कारण है। अन्यथा मैं तो भारत जोड़ो यात्रा में आने का मन बना चुका था। सो लेकिन जब आप बात ये कहते हो ना, मतलब मुझे एक क्लैश नजर आता है। आप कहते हो कि पॉलिटिकल आदमी को एम्बिशियस होना चाहिए, नहीं है तो बेकार है। फिर आप कहते हो कि आइडियोलॉजिकली आप कितने समर्पित हो, तो आइडियोलॉजी और एम्बिशन, फिर ये क्लैश नहीं हो जाएगा दोनों चीजों का? मतलब एक चीज अगर नहीं, आप होता है, लेकिन जिस संगठन में आप हैं, ठीक है, आप उसकी विचारधारा से मुख्य सहमति है, इसलिए आप वहां पे हैं। लेकिन यदि आप में काबिलियत है और आप पार्टी को रिजल्ट भी दे रहे हैं, उसके बावजूद एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाए कि आपके लिए अब कोई रास्ता नहीं है, तो आदमी सोचता है, कई बार मन बना, कई हैं ऐसे जो घर बैठ जाते हैं। मैंने एक उदाहरण भी दिया है, हालांकि मैं उनका नाम कभी नहीं लूंगा। एक ऐसे एमएलए रहे हैं हमारे यहाँ जो 5 या 6 बार एक ही जगह से एमएलए बने थे, एक ही सीट से, एक ही पार्टी से। वो मतलब हरियाणा सरकार में नंबर 2 या 3 के पद के मंत्री रहे हैं, 2 या 3 बार। लेकिन एक बार जब पार्टी ने उनकी टिकट काट दी तो उनमें यह हिम्मत नहीं हुई कि वो इलेक्शन लड़ सकें। तो वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन वो रिटायरमेंट वाला रास्ता है। तो वो आदमी की एक निजी चॉइस है कि आप रिटायर होना पसंद करेंगे या अपनी लड़ाई को कहीं और ले जाएंगे। तो जैसे दो बड़े आंदोलन हुए, उसमें हरियाणा की बड़ी अहम भागीदारी थी। पहले किसान आंदोलन की बात करूंगा। क्या हासिल मानते हैं आप इस आंदोलन का? किसान आंदोलन की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत तो ये थी कि शायद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना कोई इतना बड़ा फैसला जो उन्होंने लिया हो, उसको वो वापस लेने पे मजबूर हुए। दूसरा उससे ये हासिल हुआ कि मेरे ख्याल से देश की आज़ादी के बाद पहली बार इतना बड़ा एक आंदोलन जो करीब 11-11.5 महीने चला, और जिनका जो गांधीयन स्टाइल ऑफ मूवमेंट था चलाने का, वो अपनाया गया। क्योंकि आज के ज़माने में लोगों में पेशेंस नहीं है ज़्यादा, खासतौर पर युवा वर्ग में बहुत कमी है। लेकिन ये आंदोलन, इसकी खूबसूरती ये थी कि ये 11.5 महीने तक सर्दी, गर्मी, बारिश, पुलिस का अत्याचार और जिस प्रकार का एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया, इनको
अलग अलग तरह की संज्ञा दी गई, देशद्रोही कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, जो मन पड़ा वो कहा गया। उसके बावजूद भी एक शांतिपूर्वक तरीके से अपने हक के लिए वो उसमें बैठे, वो उसकी मेरे हिसाब से सबसे बड़ी एक देन है। लॉन्ग टर्म में उसका नतीजा क्या आएगा, दैट इज एन ओपन क्वेश्चन, क्योंकि उसमें आगे क्या होगा उसके बारे में स्पष्टता उनको भी नहीं है जो जिन्होंने आंदोलन किया था। क्योंकि मैं नहीं मानता कि ये मुद्दा सिर्फ एमएसपी तक का है। एमएसपी उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। ये मुद्दा एमएसपी का नहीं है, ये क्राइसिस पूरी कृषि व्यवस्था का है। और इसका तोड़ जो है, जो मौजूदा व्यवस्था जो बनी हुई है पिछले 40 साल 50 साल से, वो शायद अब उसको एड्रेस करने में कामयाब नहीं है। तो लेकिन आगे जाएगा कहाँ, किसान की बेहतरी कैसे हो सकती है, उसके ऊपर नया विचार कम से कम मुझे अभी तक नजर नहीं आया। जैसे हरियाणा में आजकल एक मुद्दा ये गुड़गांवा को लेके बहुत चल रहा है कि शहर की जो हालत हो गई है, और अब जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो इसे कंपेयर कर रहे हैं कि ये तो सुअर खाने जैसा हो गया है, कि मतलब कि गुरु द्रोण की धरती, शीतला माता का मंदिर, और वो शहर को अगर सुअर खाना कहा जा रहा है, फिर जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो अफसरों पर कह देते हैं कि जी ये काम नहीं कर रहे हैं, या फिर अफसरशाही हावी है, लोग इस तरह की बात कहते हैं। आप तो अफसर भी रहे हो, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अफसरशाही हावी कैसे हो जाती है, पब्लिक इनसे कैसे डील करे, या फिर ये अफसरशाही और जो नेता है इनके बीच का खेल है और पब्लिक को मूर्ख बनाया जाता है? नहीं, मूर्ख बनाने वाली बात तो खैर नहीं है। कौन नहीं चाहेगा कि प्रदेश का या प्रदेश के शहरों का, या खास तौर पर जैसे गुड़गांव का आपने जिक्र किया, हमारी प्रीमियर सिटी है वो, प्रदेश का मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा, क्लोज टू 60%। हाँ। रेवेन्यू जो है, 2/3 रेवेन्यू अकेला इस एक इलाके से आता है। मोटे तौर पे मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि गुड़गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस गति के साथ नहीं बढ़ा जो शहर जिस तरह से बढ़ गया, और उसका नतीजा, और उसमें प्लानिंग की कमियां रही होंगी। क्योंकि ये जो पानी वाला मुद्दा है, क्योंकि मैं भी हुडा, उस समय हुडा बोलते थे, अब एचएसवीपी कहते हैं, मैं भी उसका सीए रहा हूँ करीब साल सवा साल, तो ये चीज़ तब भी आती थी। और मोटे तौर पे यही समझ में आया था कि जो कैचमेंट एरिया है, वो कैचमेंट एरिया तो अभी भी वहीं है। बारिश होती है, पानी वहाँ से इकट्ठा होकर जो नेचुरल चैनल्स थे, वो नेचुरल चैनल्स अब सड़कें बन चुकी हैं या अंडरपासेस बन चुके हैं, और उन अंडरपासेस के नीचे आगे जो उनकी निकासी है, वो जो होनी चाहिए वो है नहीं, पानी को रास्ता है नहीं, वो अटक के फिर वो सारा का सारा वो जो किश्तियाँ चलती हैं, और हमारे कई समाज के प्रबुद्ध लोग फिर उसके ऊपर अपना पूरा बखान करते हैं। तो उनकी नाराज़गी, उनकी चिंता बिल्कुल जायज़ है। लेकिन देखिए, बीजेपी से आप उम्मीद मत रखिए। अच्छा। बीजेपी को वोट काम करने की नहीं मिली उनको, तो इसीलिए कई लोग जब मुझसे पूछते हैं कि जी बीजेपी कुछ नया लाएगी क्या, मैंने कहा उन्होंने कोई वायदा किया था क्या? नहीं किया। स्मार्ट सिटीज कहाँ गई? 2014 में जब नई सरकार आई थी प्रदेश में भी और देश में, स्मार्ट सिटीज़ का सबसे बड़ा ढिंढोरा पीटा गया था कि इतनी स्मार्ट सिटीज़ डेवलप की जाएंगी। आप मुझे एक शहर का नाम बता दीजिए जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जिसकी काया पलट गई हो। एक शहर का भी नाम बता दीजिए। करनाल है हमारे यहाँ, करनाल शुरू से एक अच्छा शहर रहा है, वो शुरू से अच्छा डेवलप्ड प्लान्ड शहर है। और उसमें स्मार्ट सिटी डिक्लेयर होने के बाद ऐसा क्या उसमें चांद जड़ दिए, तारे जड़ दिए, मुझे नहीं पता। गुड़गांव के कुछ हिस्से बहुत अच्छे हैं, लेकिन 3/4 गुड़गांव जो है वो बिल्कुल, मैं उसको फिलहाल स्लम की श्रेणी में तो नहीं डालूंगा, लेकिन उसके करीब करीब पहुंचने की हालत वहाँ है। तो इसमें सरकार को सख्ती से काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ इश्यूज एक या दो नहीं है। अर्बन डेवलपमेंट जो है वो बहुत बहुत बड़ा विस्तार का एक क्षेत्र है, और उसको हैंडल करने के लिए, और ख़ास तौर पे पॉपुलेशन प्रेशर जिस तरह से है, आपको सख्त फैसले लेने पड़ेंगे जो लेते ही नहीं। नहीं, एक जो बात मैं अफसरशाही वाली पूछ रहा था आपसे, आपने दोनों क्योंकि रेल में काम किया, इधर भी उधर भी, तो ये कैसे काम करती है ये चीज़? देखिए, आप एक चीज़ यदि देखें, मैं किसी दूसरे प्रदेश के बारे में नाम लेके तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन हरियाणा में जो डिलीवरी है ऑफ पब्लिक सर्विसेज, वो और प्रदेशों की तुलना में बहुत बेहतर है। अच्छा।
लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज क्या हुई है, बीजेपी की सरकार में, क्योंकि जैसे मैंने कहा डिक्टेशन सेंटर से आती है, ओके। तो जो लोकल नेता है, लोकल एमएलए जो है, उनकी कोई लंबी चौड़ी भूमिका ही नहीं बची है। और सारा का सारा जो प्रशासन है या शासन है वो अफसरों के माध्यम से चल रहा है। और जिस प्रदेश में भी ये स्थिति पैदा हो जाए, उस प्रदेश में दिक्कतें आना स्वाभाविक हैं, क्योंकि जवाबदेही वहां नहीं होती। जवाब तो एमएलए को ही देना है, या कॉरपोरेटर को देना है, या मेयर को देना है, लेकिन सही मायने में उनके पास इख्तियार नहीं है और ना उनकी बात सुनी जाती। तो यही होगा जो हरियाणा में इस समय हो रहा है। अफसरशाही, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अफसरशाही एक टूल है सरकार का काम करने के लिए, ना कि ये कि वो सरकार के ऊपर चौकड़ी मार के बैठ जाएं। तो ये अफसर बनने के बाद ये पब्लिक सर्वेंट वाली बात किताब में रह जाती, भूल जाते हैं कि अफसर भी ये बात? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये निर्भर करता है कि आपकी राजनीतिक व्यवस्था कितनी मजबूत है। अच्छा। जब प्रदेश का मुखिया ये सोचे कि मुझे अपने मंत्रियों और एमएलए की बजाय मुझे अपने अफसरों के ऊपर ज़्यादा भरोसा है और इनसे मुझे ज़्यादा काम निकालने हैं, तो फिर इस प्रकार की स्थिति अपने आप पैदा हो जाती है। अच्छा, एक जॉब्स का बड़ा इशू है और इसमें मैं दुष्यंत चौटाला के संबंध से एक बात कहूंगा कि वो जो 75% रिजर्वेशन का एक बिल लेकर आए थे प्राइवेट इंडस्ट्रीज में, तो हम देखते हैं कि गुड़गांव में, जैसे हमारे इलाके में बहुत औद्योगिकरण है, तो यहाँ लोकल्स को लोग लेते नहीं है, बड़ी शिकायत रहती है। मतलब डू यू स्टैंड विद दैट आर्ग्यूमेंट कि भाई 75% प्राइवेट जॉब में आरक्षण मिलना चाहिए हरियाणा के लोगों को या किसी भी प्लेस के जो नेटिव्स हैं उनको? मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें तो फिर देश बनाने की ज़रूरत ही क्या है? अगर सबको अपने अपने प्रदेश में ही सब कुछ सीमित रखना है, इसका तो फिर मतलब ये हो जाएगा कि हरियाणा के लोगों को दूसरे प्रदेशों में नौकरी भी नहीं मिलनी चाहिए। हरियाणा का व्यक्ति यदि महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में जाके काम करे तो वो भी कहें तुम कहाँ से आ गए। और इसके ऊपर बहुत मूवमेंट्स हुई हैं। बॉम्बे में पूरी शिवसेना की उत्पत्ति इस चीज़ के ऊपर हुई है। और शुरू में मद्रासियों के खिलाफ थी, अब वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ हो गई है, यूपी बिहार के खिलाफ हो गई है। और ये दोबारा से उस चीज़ का, चाहे वो भाषा के नाम पे हो या नौकरियों के नाम से हो, इस तरह की चीज़ आती है। और सारी बात ये है, पहले ये चीज़ यदि आप सरकार के अंदर लागू कर दें, तब मैं प्राइवेट सेक्टर में इसको लागू करने की बात से सहमत हो सकता हूं। आप जिस चीज को सरकार में लागू नहीं कर सकते, उसको आप प्राइवेट सेक्टर पे कैसे लागू कर दोगे? सरकार में कर दें पहले 75% आरक्षण की सिर्फ हरियाणा प्रदेश के लोग होंगे, उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर के बारे में सोचें तो मान लूंगा। और मेरे ख्याल से हाईकोर्ट ने अपनी दलील में ऐसा कुछ कहा भी था कि जो चीज आप अपनी सरकार में नहीं कर सकते वो आप प्राइवेट सेक्टर पे कैसे थोप दोगे। और देखिए, ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर के पास। इस तरह की बात अगर आप करोगे, वो दुकान बंद करके कहीं और शिफ्ट कर लेगा। सिंगूर वाला सबको याद है, नैनो की फैक्ट्री जो थी वो ओवरनाइट गुजरात में शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि उनका वहाँ काम करना मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने अपना बंद किया प्लांट। हालांकि कई हजार करोड़ का वो प्लांट था, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हुई थी वहाँ, उन्होंने शिफ्ट करके और वो गुजरात चले गए। तो ऐसी कोई भी, देखिए, इन चीज़ों में तालमेल बैठाना पड़ता है। आप सिर्फ लेजिस्लेटिव मेजर से इस तरह की चीज़ आप इंप्लीमेंट कभी नहीं कर पाएंगे। आपने क्या किसी भी स्तर पे क्या प्राइवेट सेक्टर से पहले बात की इस बारे में? नहीं की। कोई ग्राउंड बिल्ड नहीं किया, सिर्फ एक शगुफा। और बीजेपी तो बहुत स्मार्ट है इस चीज़ में, क्योंकि वो दुष्यंत चौटाला का एजेंडा थपा दिया, इसलिए ना उसको ढंग से कोर्ट में फॉलो अप किया, और वो गिरा तो गिरा। उन्होंने कहा देखो हम तो पहले ही कह रहे थे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे वो। तो इस प्रकार की कोई भी चीज़, इस प्रकार का बदलाव, ये एक साधारण एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ नहीं थी। ये एक ऐसा बदलाव था जिसके बारे में जब तक आप पहले चर्चा नहीं करेंगे, लोगों को तैयार नहीं करेंगे, उसको आप ये सोचेंगे इसको लागे। कौन गए थे लोग उस ऑर्डर के खिलाफ? इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन गई थी कोर्ट में, एसोसिएशन गई थी। तो इन एसोसिएशन से आपने क्योंकि बात ही नहीं की पहले, हो सकता है वो किसी एक फिगर पे सहमत हो जाते, 75 नहीं 50% पे मान जाते, कहीं मान जाते। अब स्थिति ये है कि आप कहीं के भी नहीं रहे, और फिर आप दोष देते फिर कि बीजेपी ने ठीक तरह से पैरवी नहीं की और विपक्ष तो हम चाहता ही नहीं इस बात को। तो उन चीज़ों में ये चीज़ सिर्फ ये भी एक तरह की जुमलेबाजी है।
लोगों को एक ऐसा सपना दिखाना जो वो पूरा नहीं कर सकती सरकार, उस तरह की बात। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर थोड़ी बातचीत करते हैं। जिस तरह की अप्रोच उन्होंने अपनाई हुई है, जिस तरह की शब्दावली वो इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ओबीसी आउटरीच की कह लीजिए, वो जाति की जनगणना पर बात करते हैं, वो एसेट्स जो है इकोनॉमिक एसेट्स वो उनके बाइफर्केशन की बात करते हैं। तो कई लोग ये दलील दे रहे हैं कि राहुल गांधी को लेफ्ट लॉबी ने एक तरीके से कैप्चर कर लिया है और अब वो उनकी भाषा बोल रहे हैं। देखिए, मेरा हमेशा से मानना है कि हिंदुस्तान जैसा देश जो 140 करोड़ का हो चुका है और हमें डींगे मारनी बंद करनी चाहिए, हम गरीब देश हैं। जहाँ 80 करोड़ की आबादी को आप मुफ्त का अनाज देकर उनका जीवन यापन करा रहे हैं, तो हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम विकसित होने के कहीं आसपास भी पहुंचे। ऐसी व्यवस्था में यदि आप ये सोचें कि सोशलिस्ट थॉट खत्म हो गया, कम्युनिस्ट स्टेट एक अलग चीज है, लेकिन सोशलिस्ट थॉट खत्म नहीं हो सकता, और वो सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं भी नहीं खत्म हो सकता। मैंने किसी और इंटरव्यू में एक बार कहा था कि आप यदि यूरोप को भी देखेंगे, यूरोप आज के दिन, ठीक है हम उनको सोशलिस्ट बोलते नहीं, लेकिन सोशलिज्म के नाते जो करना चाह रहे थे लोग, वो यूरोप में हुई है। वेलफेयर स्टेट वाली, वेलफेयर स्टेट हैं, मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ये सारी की सारी वेलफेयर स्टेट्स बन चुकी हैं, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि वेल्थ बहुत ज़्यादा जनरेट हुई। तो फाइनली उनको समझ में आ गया जब सोवियत रूस में क्रांति आई कि इस क्रांति को यदि रोकना है तो यहाँ कुछ शुरू कर लो, नहीं तो ये यहाँ तक भी पहुँच जाएगी। तो उस नाते लेफ्ट का प्रभाव, उसको लेफ्ट की यदि हम संज्ञा देना चाहें, किसी ना किसी मात्रा में हमेशा था, हमेशा रहेगा। मैं उसको लेफ्ट की संज्ञा ना देके सोशलिज्म की संज्ञा देता हूँ, क्योंकि वो एक न्यूट्रल सा शब्द है। लेफ्ट में फिर वो आइडियोलॉजी आ जाती है। मैं उस आइडियोलॉजिकल स्टेट को नहीं मानता, लेकिन दैट देयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कौन नहीं मानता? मोदी जी जो कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ही तो कर रहे हैं। बहुत से वरिष्ठ पत्रकार ये हैं जो कहते हैं कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम इनको बोलते तो राइट विंग हैं, इनकी सारी सरकार की पॉलिसीज तो बिल्कुल लेफ्ट विंग वाली हैं। चाहे वो आपका मुफ्त अनाज देना हो या मनरेगा की बात हो, कोई भी वो चीज जिसको कल तक ये विरोध करते थे, मुझे अभी भी याद है मनरेगा को बीजेपी संज्ञा देती थी कि कांग्रेस की विफल आर्थिक नीति का ये प्रमाण है मनरेगा, और हम इसको सिरे से खारिज करेंगे। लेकिन जब शासन में आए तो उन्हें समझ में आया कि हमारा देश अभी उस अवस्था में नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल ही मार्केट फोर्सेस के भरोसे छोड़ दें। बहुत बड़ा समाज का ऐसा हिस्सा है, देश का ऐसा हिस्सा है जिसको आपको अभी बहुत सालों तक समर्थन करना पड़ेगा, उसको उनको एक मजबूती प्रदान करने के लिए उनकी आर्थिक रूप से सहायता करनी पड़ेगी। तो वो एक लेफ्ट या सोशलिस्ट स्ट्रेन जो है वो भारत की हर राजनीतिक व्यवस्था में रहेगा। तो उसको सिर्फ ये कह देना कि राहुल गांधी जी को, और उसका भी मैं कारण बताता हूं, क्योंकि जेएनयू के बच्चे दिखने शुरू हो गए उनके आसपास अब। ठीक है, अब वो कम्युनिस्ट पार्टी एज अ पार्टी अब वो नहीं रही जो होती थी 15 साल पहले तक, और वो बड़े कमिटेड बच्चे आते हैं वहाँ से, बहुत सपने देश में कुछ अच्छा करने का विचार रख के आते हैं। तो वो कांग्रेस के स्ट्रक्चर में अब उनको थोड़ा जगह मिलना शुरू हुई है। तो इस नाते ये जो आप बात कह रहे हैं ये शायद सामने आ रही है। चलिए, आखिरी 2 सवाल लूंगा आपसे जी। लाइफ एज एन आईएएस कैसी थी? मतलब जैसे अभी अशोक खेमका जी रिटायर हुए, मैं उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, तो उन्होंने कई सारी बातें कही कि 2 तरह का करप्शन है, कि एक तो आप मॉनेटरी बेनिफिट हो गया, एक आप मॉरली करप्ट हो जाइए, या आप काम के बदले कुछ और ले लीजिए, इस तरह की चीजें हैं। तो कैसे डील किया इन सब चीजों से और कैसा रहा आईएएस का करियर? देखिए, आईएएस के करियर में ना मेरे अपने करियर के बारे में मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। पहले मैं नेगेटिव रख देता हूं सामने। नेगेटिव ये था कि मेरे लिए आईएएस क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात थी, उसे नौकरी की ऑप्शन मैंने नहीं माना था। अच्छा। लेकिन वो चल बहुत लंबी गई। तो जो न्याय मुझे अपनी नौकरी के साथ करना चाहिए था, शायद मैं उतना नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि
देर सवेर छोड़नी है। तो लेकिन नौकरी मैंने 21 साल जो की, बिल्कुल साफ सुथरी की, बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के की। और मुझे 2-3 चीज़ों की बड़ी खुशी है कि मैंने अपने दफ्तर को कभी राजनीतिक दफ्तर नहीं बनने दिया, और इसमें मेरे पिताजी की बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने मुझे मेरी नौकरी में कभी डिस्टर्ब नहीं किया। कभी ये नहीं था कि मेरे पास पॉलिटिकल सिफारिशें उस नाते आती हों। तो मुझे जिस परिवार से मैं हूँ, जो मेरी पृष्ठभूमि है और जो हमारा एक लोगों में परसेप्शन है, मुझे अच्छी नौकरी करने में उसका बड़ा सुख मिला। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप पूछते तो मैं जवाब देता कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। मेरी उपलब्धि कोई ये नहीं है कि मैंने कोई ताजमहल बना दिया हो, लेकिन मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि या संतुष्टि, उपलब्धि गलत शब्द है, संतुष्टि, मैं डीसी फरीदाबाद था और 2009 के लोकसभा चुनाव थे और मैं रिटर्निंग ऑफिसर भी था लोकसभा का। मेरे पिताजी वित्त मंत्री थे सरकार में। स्वाभाविक सी चीज है कि इलेक्शन डिक्लेयर होते ही मेरी बदली 2 दिन के अंदर हो जानी चाहिए थी। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे मित्र गुड़गांव के डीसी थे। उनकी पहले झटके में ही सिर्फ इसलिए बदली हो गई थी कि एक कांग्रेस के नेता से उनके पारिवारिक संबंध थे। और मैं भी इस इंतजार में था कि आज बदली आई, वो कभी नहीं आई। मुझे बहुत बड़ी संतुष्टि है इस बात की कि इसका मतलब ये है कि मेरे परिवार का, मेरे पिताजी का और मेरा खुद का, हमारी कार्यप्रणाली ऐसी रही है कि किसी ने हमारी निष्पक्षता के ऊपर चुनाव के समय भी सवालिया निशान नहीं उठाया। अन्यथा इलेक्शन कमीशन के लिए तो बहुत ही आसान चीज है ये। बट इट कैन बी अदर वे अराउंड ना, कि जस्ट बिकॉज आपके पिताजी की वजह से आपकी बदली ना हुई होगी, बट ठीक है। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो बिल्कुल वो एक छत्र राज हो जाता है उनका। और इस तरह के लोग तो निश्चित तौर पे सबसे पहले, इसमें एक और कहानी बताता हूँ आपको आगे, छोटा 2 मिनट लूँगा। एक दिन मुझे हमारे डिविजनल कमिश्नर गुड़गांव होते थे, उस समय फरीदाबाद कमिश्नरेट नहीं बनी थी, गुड़गांव डिवीज़न। तो मुझे कमिश्नर साहब के मैं दफ्तर में गया तो उन्होंने मेरे को बताया कि इलेक्शन के दौरान एक चिट्ठी आई थी। करनाल से किसी ने कंप्लेंट की थी, फरीदाबाद से किसी ने नहीं की, करनाल से कोई कंप्लेंट की उत्पत्ति हुई थी। वो इलेक्शन कमीशन में गई, उसके बाद हरियाणा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को आई, वहाँ से वो चीफ सेक्रेटरी के पास आई और चीफ सेक्रेटरी से फिर डिविजनल कमिश्नर के पास आई। और एक चिट्ठी उसी व्यक्ति ने अगले दिन भी लिखी, जो भी घूम के डिविजनल कमिश्नर के पास आई, और उसमें ये लिखा गया कि ऐसे ऐसे जो डीसी फरीदाबाद है, जो रिटर्निंग ऑफिसर भी है, इसके पिताजी प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। और जो दूसरी चिट्ठी थी उसमें यह भी जोड़ दिया गया कि सिर्फ ये वित्त मंत्री का बेटा नहीं है, ये मुख्यमंत्री का भतीजा भी है। तो इससे निष्पक्षता की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है। लेकिन वही बात कि किसी भी लोकल लीडर ने, चाहे वो किसी भी पार्टी का कैंडिडेट भी रहा हो, कभी भी मेरे ऊपर ये प्रश्न, ये सवालिया निशान नहीं लगाया कि मुझे इससे इलेक्शन में धांधली का अंदेशा है तो इसे क्यों ना बदला जाए। जो आप बात कह रहे हैं कि मेरे पिताजी की वजह से नहीं हुई होती, विपक्ष वाला थोड़ी आदमी कभी सोचता है। वो तो पहली चीज ये कहेगा कि इसको हटाओ जी पहले तो सबसे। तो उसकी मुझे बड़ी संतुष्टि है कि जिंदगी में कुछ ठीक ही किया होगा। अच्छा, अभी आपने हिसार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें कई बातें कहीं पार्टी को मजबूत करने के, आपने कहा क्लस्टर बनाए जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। मतलब अभी जब ये संगठन अनाउंस हो जाएगा उसके बाद आपको, आपके पिताजी को किस भूमिका में हम देखेंगे अगले 5 साल में कांग्रेस पार्टी में? क्या प्लानिंग है? नहीं, भूमिका की ऐसा सच कोई बात नहीं है। देखिए, इस समय हम विपक्ष में हैं, ठीक है, और अगले 4 साल कोई चुनाव नहीं, ना लोकसभा भी अभी 1 साल है और विधानसभा भी 4.25 साढ़े 4 साल दूर है। तो वो इस समय कोई पद होना ना होना उसकी उतनी अहमियत नहीं है, जितना ये कि कांग्रेस जो एक मजबूत शक्ति है प्रदेश में, वो बनी रहे और उसमें बढ़ोतरी हो। मैं उस लाइन पे बिल्कुल नहीं सोचता कि इसमें मेरी किसी पद के नाते जब तक भूमिका नहीं होगी मैं घर बैठा रहूंगा। अच्छा, इसीलिए हमने कार्रवाई शुरू की है। और मुझसे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल पूछा गया था कि कल को यदि
संगठन की रचना हो जाती है, जिला अध्यक्ष बन जाते हैं, तो उसके बाद आपके इस पूरी एक्सरसाइज का क्या रहेगा? मतलब रहेगा? तो मेरा बड़ा सीधा सा जवाब था कि इसको हम बिल्कुल पार्टी के अनुसार उसमें समायोजित कर देंगे और पार्टी उचित समझेगी तो उसी को और आगे बढ़ा लेगी या उसका रूप और देना चाहे तो वो दे सकते हैं। लेकिन हमने एक शुरुआत की है और ये शुरुआत सिर्फ इन 15 शुरुआती हलकों तक सीमित नहीं है। हमारा प्रयास पूरे प्रदेश में इसको करने का है और मुख्यतः प्रयास ये है कि जो खास तौर पे युवा वर्ग है उसको पार्टी से जोड़ा जा सके, ना कि किसी नेता से। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा पहलू ये भी है कि सोशल मीडिया के ज़माने में मैं आम तौर पे ये पाता हूँ कि कांग्रेस के, मैं नेताओं की बात करूं तो अलग बात है, या प्रवक्ताओं की करूं तो अलग बात है, लेकिन जनसाधारण में जिस प्रकार का प्रचार बीजेपी आरएसएस वाले करते हैं उसका कई बार वो जवाब देने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते, क्योंकि आजकल कोई लंबा पढ़ता नहीं तो पर्सपेक्टिव है नहीं, कॉन्टेक्स्ट का आइडिया नहीं है। सो नेहरू जी को कोई कुछ ही बोल के और वो निकल लेता है और आदमी के मन में वाकई वो सोचना शुरू हो जाता है कि नेहरू ने तो वाकई शायद कुछ नहीं किया था। तो उस प्रकार की चीज़ को किस तरह से रोका जा सके, तो हमारा अपनी तरफ से प्रयास ये है कि जो जो नए बच्चे हैं खास तौर पे, इसीलिए 18 से 45 साल की उम्र तक का हमने ब्रैकेट इसमें बनाने की कोशिश की है कि उन सब की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि वो पार्टी के साथ जुड़ गए और पार्टी की गतिविधियों में लग गए, उनको पार्टी का पता भी होना चाहिए कि ये है क्या, इसका इतिहास क्या है, इसकी इंडियन नेशनल मूवमेंट में भूमिका क्या रही है, उसके बाद राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका रही है, वो सारी चीज़ें, और किस प्रकार से आपको आगे आने वाले समय में आरएसएस बीजेपी जो है उसका किस प्रकार से आप सैद्धांतिक तौर पे या विचारधारा के नाते मुकाबला कर सकते हैं। तो यही हमारा प्रयास है। आपकी बातों से लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स और जीरो से एकदम शुरुआत आप हरियाणा कांग्रेस में कर रहे हैं यहाँ से। मैं बिल्कुल मानता हूँ, और वो इसलिए भी मानता हूँ, जब मैं कांग्रेस ज्वाइन किया था 2024 के चुनाव से पहले, जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी, मैं खड़गे जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके ऑफिस में जब मैं बैठा था तो उस समय कई सीनियर नेता वहाँ थे जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ थे, कांग्रेस के सीनियर नेता, और उनमें से एक वो जिनका हरियाणा से भी संबंध था, उन्होंने मेरे से पहला सवाल ये पूछा कि कोई कमिटमेंट हुई है। तो मैंने कहा जी, ना तो मैं कमिटमेंट करके आया, ना मैं सौदा करके आया, ना मैं मोल भाव करके आया। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं वहां रह नहीं सकता था और मुझे अपना स्वाभाविक सी जगह जो दिखती है वो कांग्रेस पार्टी दिखती है। तो अब ये बात ठीक है कि मेरे को राजनीतिक लोग उस फैसले में बिना कुछ डिसाइड पहले से किए आने को, वो एक मेरी राजनीतिक सूझबूझ की कमी भी मानते हैं और मैं उस चीज़ को उस नाते स्वीकारता भी हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एम्बिशियस नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि मैं राजनीति में अपनी नौकरी छोड़ के इसलिए आया हूँ कि मैं सिर्फ एक साधारण कार्यकर्ता के नाते काम करता रहूँगा, वो नहीं है। लेकिन काम करेंगे ज़रूर, कल को उसका उस नाते फल भी ज़रूर मिल जाएगा, पार्टी संज्ञान ज़रूर लेगी कभी ना कभी किसी स्टेज पे। चलिए, तो बृजेंद्र सिंह जी थे, इनसे बातचीत की है और इनकी प्लानिंग लंबी है कांग्रेस पार्टी को उस मुकाम पे लेकर जाने की, हरियाणा में सत्ता तक पहुंचाने की, और साफ कह रहे हैं कि एम्बिशन ज़रूर हैं और पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इनकी राह इतनी आसान भी नहीं होगी। इनके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, इनके पॉलिटिकल एनिमी अगर मैं कहूं तो वो भी पार्टी के अंदर हैं। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी? बृजेंद्र सिंह के विचार आपने सुने, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।